हाय नमस्कार। जैसे जैसे मैं आप लोगों के लिए पीजी की काउंसलिंग सीख रहा हूँ फॉर अगले साल एज फार एज काउंसलिंग इज़ कंसर्न, और आप जानते ही हैं कि एजेंट सर्विस हम लॉन्च कर चुके हैं। तो जनरली एंड यू नो माय बैकग्राउंड पर्सनली आई एम बीटेक एंड एन एमबीए, और मेडिकल काउंसलिंग करता हूँ। एमबीबीएस अब्रॉड हमने शायद 8 साल पहले शुरू करा था, तभी एमबीबीएस इंडिया। बट दैट डजेंट मीन कि शायद कुछ ऐसी फाइन थिंग्स होती हैं जो आप सीखते नहीं या महसूस नहीं करते या गहराई में नहीं जाते या बताते नहीं हो क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं थी। अब एज यू बिकम या आई बिकम माई एमडी काउंसलर, तो आई एक्चुअली स्पोक टू मैनी ओल्ड डॉक्टर्स हु डिड देयर एमडी 4 years, 5 years, 10 years बैक, प्लस 3 people इन माई क्लोज सर्कल जो गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल में फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, विच मीन्स दे टेक केयर ऑफ पीजी स्टूडेंट्स, राइट। तो इट्स अ वेरी वेरी फर्स्ट हैंड फीडबैक, लोगों का नाम लिए बिना। सबसे पहले मैं ये बताऊँ, आप सब जानते हैं एमडी एमएस में क्या फ़र्क है। जहाँ पर भी आप कुछ भी कांटा लगा दोगे, मतलब बॉडी के अंदर घुसोगे, वो एमएस हो जाता है। जहाँ पर आप बाहर से दवाई से काम करा रहे हो, वो एमडी होता है। दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस। नाउ व्हाट इज़ डीएनबी? क्योंकि वी ऑलवेज लुक एट एमडी एमएस एंड डीएनबी। तो डीएनबी भी 3 साल का कोर्स होता है, एमडी एमएस भी 3 साल का कोर्स होता है। और मैंने इंजीनियरिंग भाषा में जब समझा, क्योंकि हमारे इंजीनियर में भी क्या होता था ना कि बीटेक, डिप्लोमा एंड आईटीआई, तो इस ज़माने में कहते थे कि बीटेक इज 70% थ्योरी, 30% प्रैक्टिकल, जो कि आपका एमबीबीएस है। बट उसमें अंडर ग्रेड ही चलता है। और डिप्लोमा वाज 50 थ्योरी 50 प्रैक्टिकल, एंड आईटीआई वाज लाइक 20% थ्योरी एंड ऑल प्रैक्टिकल। सो आईटीआई को ये पता है बस हथौड़ा कैसे लगाना, वो ये नहीं पता मैं क्यों लगा रहा हूँ, और उसे कर करके सीखा है। ही इज़ ट्रेंड बाय डूइंग इट। और वही डीएनबी होते हैं। जस्ट टू टेल यू, डीएनबी आर द पीपल हु जनरली ज्वाइन प्राइवेट हॉस्पिटल्स मोस्टली, दे आर नॉट ऑफर्ड इन कॉलेजेस। तो वहाँ पर कोई ऑफिशियल एकेडमिक एनवायरनमेंट नहीं है। पहले दिन ही अगर आप डीएनबी, चलो एग्जाम्पल लेते हैं डीएनबी ऑर्थो। सो डीएनबी ऑर्थो में आप सीधा बस अब ज्वाइन करोगे और एक हड्डियों के डॉक्टर के साथ आप लग जाओगे। फर्स्ट ईयर यू विल बी एज एन असिस्टेंट, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। होपफुली एक दिन ऐसा आएगा कि आप एंड टू एंड ऑपरेशन खुद करोगे, राइट। जो भी उस समय प्रोसेस हो रही है उसको देखते हुए आप जो डाउट्स कुछ डिस्कस होगा वो आप कर सकते हो। पर जब आप एमडी एमएस करते हो तो देयर इज़ ए डेफिनेट कॉलेज एनवायरनमेंट, क्योंकि वो तो कॉलेज ही दे रहे हैं ना। उसमें जो मुझे एक अच्छे डॉक्टर ने बताया कि सर 70% प्रैक्टिकल बट 30% थ्योरी। तो मैंने क्या आपके ऑफिशियल लेक्चर्स लगते हैं? कहते नहीं लगते हैं। तो वी डोंट हैव अ सेट लेक्चर शेड्यूल कि भाई मैं आके कुछ डर्मा के बारे में या पीडियाट्रिक मेडिसिन के बारे में पढ़ाऊँगी, इस शेड्यूल्ड क्लासेस में। फिर क्या फ़र्क है? कहती बट देयर इज़ फोकस ऑन एकेडमिक ना। तो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, उन्हें हम किताबें बताते हैं कौन सी पढ़नी है, और उनको पढ़ के वो हमें समझाते हैं, प्रेजेंटेशंस देते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सेमिनार्स होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो हमारे साथ असिस्ट कर रहे हैं, तो जब भी वो एक नई बीमारी को देखते हैं, हम डर्मा की बात कर रहे थे, नए टाइप के रैशेस को देखते हैं, तो हम ये बताते हैं उन्हें कि रैशेस कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। और फिर बच्चा वापस जाके पढ़ाई करता है, और कभी मौका लगता है तो हमसे पूछता है, बिकॉज वी आर ऑफिशियली प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स। जबकि डीएनबी में एवरीबडी इज़ ए प्रोफेशनल डॉक्टर। तो वो जो सीनियर डॉक्टर है वो भी डॉक्टर ही है, और डॉक्टर्स आर वेरी वेरी केयरफुल अबाउट देयर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ मनी। तो वो उन बच्चों को उतना थ्योरेटिकल ज्ञान देते ही नहीं है, तो बच्चा कर करके बहुत सीख लेता है। लेकिन समटाइम ना वो इस चीज़ में लैग कर जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने ये देखा कि इस टाइप का रैश है तो भाई ये दवाई दे दो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस टाइप का रैश फंडामेंटली क्यों हुआ था, आप उसकी जड़ तक कैसे पहुंचो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये एमडी और एमएस कैन ऑल्सो इज़ बेटर टू डू डायग्नोसिस। जो मैं समझा सीखा या आपको भी बता रहा हूँ, डीएनबी इज़ ए बेटर गाय फॉर प्रैक्टिकल, एंड दैट्स वाई चूँकि एमडी एमएस भी 70-30 है, वी ऑल गो फॉर एमडी एमएस, बिकॉज उसमें आपके एक फंडामेंटल थ्योरेटिकल माइंडसेट भी बन रहा है, ताकि आप फ्यूचर में बीमारियों को डायग्नोसिस भी कर सकें ना, कि एक स्किन प्रॉब्लम है तो क्यों हो रही है। जो प्रॉब्लम है वो तो हमेशा ऊपर से दिख रही है ना, अंदर आपके अंदर क्या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। शायद वहाँ पर डीएनबी लैग कर जाते हैं, जैसे हमारे आईटीआई वाले इंजीनियरिंग साइड पे जो कि सिर्फ कर करके सीखे हैं, तो कभी वो गहराई में नहीं गए हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। उन्हें वो एक्सपोजर नहीं दिया जाता विज़ाविज़ जो दिया जाता है एक एमडीएमएस के कोर्स में। अब एमडीएमएस जैसा मैंने कहा इस 70% to 75% प्रैक्टिकल, और जो 25% थ्योरी भी है, इट इज़ सेल्फ लर्न थ्योरी, सेल्फ पेस्ड थ्योरी, विच मीन्स
आपने जो केसेस देखे उन्हीं के हिसाब से ही आप थ्योरी पढ़ते हो अक्सर, और फिर आप डेवलप करते हो अपना थ्योरेटिकल ब्रेन। वो जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनके साथ आप डिस्कस करते हो, उनमें कितनी समझ है, इट ऑल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, स्पेशली जब हम क्लिनिकल की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई MD MS करने के लिए डिपार्टमेंटल पेशेंट फ्लो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, और आई वुड से 80% ऑफ द क्राइटेरिया। ये फ़र्क आज मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ कि सुबह मैंने कॉल ली है आज PG के लिए, जो कि एक स्टूडेंट है, जैसे मेरे वीडियोस देखे MBBS वाले, एंड ही इज़ टेकिंग एडमिशन सर्जरी इन राजस्थान। फ़िलहाल जो उसका एडमिशन हुआ है, मुझे कहने में कभी गुरेज नहीं आता, निम्स जयपुर। ही कैन गेट महात्मा गांधी, एवरीबडी लाइक जो इतनी गहराई में नहीं जाते, सबने को महात्मा गांधी तो महान है, लेकिन उसने पता करा और बिकॉज ऑफ हिज कनेक्शंस ही वाज एबल टू रीच अ वेरी रिलायबल गाय, जिसने कहा यार सर्जरी के लिए निम्स इज़ बेटर देन महात्मा गांधी। वो कंफ्यूज हो गया, ही टुक माई पेड कॉल, और मैंने कहा येस, क्योंकि जब मैं MBBS में निम्स को नीचे रखता हूँ इन द प्रायोरिटी ऑफ राजस्थान, बिकॉज MBBS में बच्चा अभी 17-18 साल का है, तो वहाँ पर MBBS में 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जिसमें हॉस्टल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चा 18 साल का है। ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द कैंपस, फी ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इन पांचों के मद्देनज़र, बिकॉज MGM की फ़ीस काफ़ी कम है, जो स्टेट कोटा फीस है विज़ निम्स, तो निम्स बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव। तो राजस्थान के बाकी जितने कॉलेज हैं उनकी स्टेट कोटा फीस कम है, राइट, तो इसलिए अमेरिकन हो या अनंता हो, वो उसके ऊपर आ जाते हैं। उसके अलावा जो एनवायरनमेंट की हम बात करें, ओवरऑल कल्चर, बिकॉज निम्स इज़ ए प्रॉपर यूनिवर्सिटी, वहाँ मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ा जो मुझे नेगेटिव लगता है कि वहाँ पर हर तरह के बच्चे होते हैं, एंड MBBS इज़ ए वेरी यंग किड, बट PG में आप ऑलरेडी 23-24 साल के हो चुके हो, आपको कोई क्या बिगाड़ेगा, आप ही बिगाड़ोगे दुनिया को, तो यू आर नॉट प्रोन टू बी स्पॉइल्ड बाय द एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे ही हट गया, माहौल का फैक्टर जैसे ही हट गया, जिसमें DY पाटिल्स भी लैग करते हैं बिकॉज ऑफ रिच माहौल, और PG का बच्चा तो स्मार्ट है, तो माहौल का उतना इम्पैक्ट उस पर नहीं है, राइट। अब कॉलेज, हॉस्पिटल, OPD निम्स में भर के है, हर डिपार्टमेंट में है, और सर्जरी में पर्टिकुलरली शायद महात्मा गांधी से भी ज़्यादा है। सर्जरीज हैपनिंग एवरी डे अक्रॉस अ मंथ आर फार मोर देन व्हाट आर हैपनिंग इन महात्मा गांधी, सो इसलिए कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर तो ओवरऑल OPD से भी ज़्यादा, खासकर जब आप PG हो, क्योंकि आप ओवरऑल OPD में भी नहीं जाओगे ना, वो तो आपने MBBS में कर लिया। अब तो जब आपको लिया गया है सर्जरी में उसमें, तो जो आपका काम ही है कि पहले दिन ही आपको सर्जरी वार्ड में जाना है जहाँ पर सर्जरी हो रही है। यू आर सपोज टू स्टैंड इन OT, यू आर नॉट सपोज टू गो एंड सिट इन OPD। या अगर हम चलो डर्मा की बात करें तो फिर भी हो सकता है कि डर्मा की OPD में आप सीनियर डॉक्टर के साथ बैठ जाओगे, राइट। सर्जरी में तो वो भी नहीं होता अक्सर, या हो भी सकता है। तो सोचिए, अब आप अंदर जा रहे हो पर उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, और इसलिए आई होप कि भाई नंबर ऑफ सीट्स ऑफ PG शुड ऑलवेज बी गिवन लुकिंग एट द डिपार्टमेंटल या उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए कितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली ऐसा बहुत हो रहा है कि कई कॉलेजेस में PG सीट्स दी जा रही हैं, उस मरीज़ के लोग आते ही नहीं हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, आप ऑर्थो में आपने ज्वाइन कर लिया, और पहले साल जब आपका काम एज असिस्टेंट था, और तीसरा साल जब आपको एक्चुअली कुछ काम इंडिपेंडेंट करना चाहिए था, अगर पूरे हफ्ते में एक ही पेशेंट आता है जिसकी हड्डी टूटी है, और आपके कॉलेज में 6 सीटें थी ऑर्थो की या 3 थी ऑर्थो की, तो आपको एक्सपीरियंस क्या मिलेगा? महीने में 2, साल में 12, 24, 20। अब टोटल अगर आपने अपने हाथों से खाली 15 ऑपरेशन करे और फिर आप जॉब के लिए तैयार हो, वो भी अगर मिले तो, राइट। और जो भी प्राइवेट अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो पेशेंट भी आता है, दे ऑल्सो आस्क कि डॉक्टर कौन है जो हमारा इलाज करने वाला है। सो कहाँ पर आपको एक्चुअली मौका मिलेगा इंडिपेंडेंट काम करने का, जो कि गवर्नमेंट में तो पक्का मिल ही जाता है। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए ही फैसला कीजिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर किसी भी जगह पर सरकारी कॉलेज में आपको मिल सकती है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, क्योंकि PG मैंने कहा ना MBBS में बहुत डिफरेंट फैक्टर्स रोल प्ले कर जाते हैं। वहाँ पर आपको एक्चुअली एजुकेशन चाहिए थी, जो मैं ही आप लोगों को कहता हूँ,
बट वंस यू हैव टेकन ऑल दी एजुकेशन, और अब आपका काम है कि आपको एग्जीक्यूट करना है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई वहाँ पर जो पेशेंट फ्लो है वो कितना है। तो MBBS के लिए मैंने आपको एक बार कहा है कि मैनी प्राइवेट आर बेटर देन मैनी सरकारी, क्योंकि वहाँ पर तो लेक्चरार्स ही नहीं आते हैं। अब सरकारी में लेक्चरार्स का रोल एक्चुअली कम हो जाता है, एंड द रोल इज़ मोर ऑफ पेशेंट्स एंड केसेस विच आर हैपनिंग इन विद दोज पेशेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंटल पेशेंट फ्लो की नॉलेज लीजिए, बोथ OPD एंड IPD। खासकर जो S वाला काम है, मास्टर ऑफ सर्जरी वाली जो जितनी भी फील्ड्स हैं, चाहे वो ENT हो, चाहे ऑफ्थल्मोलॉजी हो, चाहे जनरल सर्जरी हो, उसमें तो बहुत ज़्यादा फिर से इम्पॉर्टेंट है। मतलब MD में भी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब आपके नाम के आगे MS लग रहा है फिर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑर्थो हो गया कि भाई कितना वहाँ पर एक्चुअल पेशेंट फ्लो है, नहीं तो आप बिल्कुल कागजी नकली डॉक्टर बनोगे। और समस्या ये नहीं, जब एक्चुअल फील्ड में जाओगे तो कौन आप, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे जो मेरा ऑपरेशन हुआ लास्ट फरवरी में, तो भाई हमने तो खैर उसी रेफरेंस से गए जो 40 साल पुराने हैं, बट आई थिंक एनीबडी विल लुक फॉर रेफरेंस एंड लुक एट योर एक्सपीरियंस, राइट। और जब फ्रेशर भी ज्वाइन कर रहे हो बड़े अस्पताल में, जब आपको असिस्टेंट लिया जा रहा है, सीनियर रेजिडेंट लिया जा रहा है, तो भाई आप असिस्टेंट बनने के तो लायक हो। तो अगर उतने भी लायक नहीं होगे तो आपको जॉब पे नहीं रखने का फ़ायदा नहीं है, नहीं कि आप किसी काम की हो ही नहीं, जिसे कहते हैं अगर आपका हाथ काँप रहा है वो काम करने से, तो कहीं चाहे जॉब हो चाहे सेल्फ प्रैक्टिस हो, कैसे चलेगी। सो PG से मत खिलवाड़ कीजिए और सोच समझ के फैसला कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप जानते ही हैं टू कॉन्टैक्ट अस 9643362320। किस जगह क्या कट ऑफ चल रही है, आई कैन नॉट हेल्प यू मच एज ऑफ नाउ, बट हाँ जो भी फंडामेंटल डाउट्स हैं, बिकॉज काउंसलिंग प्रोसेस मोर और लेस सेम ही है हर स्टेट की, और स्पेशली जो मैंने कहा एजेंट सर्विस जहाँ पर बैंक गारंटी, NRI सीट, हाई MRP सीट का नेगोशिएशन चाहिए। नॉर्थ इंडिया में प्राइमरली इट बिकम्स राजस्थान एंड NRI सीट्स ऑफ उत्तराखंड और एनी प्लेस हरियाणा एंड ऑल दैट। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, लव टू हेल्प यू। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज़ पेड विद अस। तो पहली कॉल भी पेड ही होती है, आप जानते ही हैं। 2500 रुपये सिर्फ मुझसे छोटी बात करने का, 5000 रुपये फॉर अ लॉन्ग सेशन, और ये जो एजेंट सर्विस है इसका हमारा फ्लैट चार्ज है 1.5 लाख रुपीज़। नंबर अगेन 9643362320। बाय बाय, टेक केयर।